तो आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर विच इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है ना। हम जानते हैं ब्लड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना, बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में और एक बॉडी फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ब्लड की अगर हम बात करें तो इसमें ये कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो 45% होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो ये स्ट्रॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 90 to 92% प्लाज्मा वाटर होता है। बाकी प्रोटीन जो होते हैं 6 to 8 होते हैं। इसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। फिब्रिनोजेंस जो होते हैं वो क्लोटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है ना। प्लाज्मा बहुत सारे ऐसे मिनरल्स को कंटेन करता है जो ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रांजिट इन द बॉडी, जो आता रहता है फिर जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है, वो बनता है फिर यूटिलाइज हो जाता है। ट्रांजिट कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। देखो कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं: सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन, ठीक है। नाउ प्लाज्मा देखो, और आप चीज़ ये समझो कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, विच आर इन इनएक्टिव फॉर्म। और प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर अगर हम निकाल दें तो वो बन जाता है सीरम। अब हम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट्स की, जो 45% ऑफ ब्लड को कंस्टिट्यूट करता है। इसमें आते हैं 3 फॉर्म एलिमेंट्स, वो होते हैं एराइथ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसी कहते हैं, देन आता है ल्यूकोसाइट्स जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, देन आते हैं प्लेटलेट्स। एराइथ्रोसाइट्स की बात करें तो दिस आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड। इनका एवरेज कितना होता है 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर mm³ होता है। ये फॉर्म होते हैं रेड बोन मेरो इन एडल्ट्स, और आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और ये बाइकनकेव शेप के होते हैं। इनके पास रेड कलर्ड का आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हर 100 ml ब्लड में 20 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में देख लिया था। वही अगर हम बात करें आरबीसी की, एवरेज लाइफ स्पेन जो होती है 120 दिन का होता है, और ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में, इसलिए इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट की बात करें, इसको हम वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है क्योंकि इनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका नंबर 6000 to 8000 पर mm³ होता है। इनकी 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना, ml, ठीक है ना, ml। अब ब्लड को जब मेज़र करोगे तो वॉल्यूम में मेजरमेंट होता है, ml में मेजर होता है। तो ml की अगर बात करोगे तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स ml होते हैं, ठीक है ना। m का मतलब मोनोसाइट, l का मतलब लिम्फोसाइट्स, और बाकी जो भी बचे हैं वो आते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में, ठीक है। अब इनकी फंक्शन और परसेंटेज की बात करते हैं। याद रखो m के बाद क्या आता है, n आता है, mn, ठीक है। सो ये mn जो है ना, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स, इनका फंक्शन होता है फेगोसाइटिक फंक्शन होता है। वहीं पे न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज की बात करें तो 60 to 65% होता है, और मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं। जो जिनका परसेंटेज सबसे कम होता है ब्लड में वो होते हैं वो होते हैं बेसोफिल्स। उनका परसेंटेज होता है 0.5 to 1%, ठीक है ना। और ये क्या सेक्रेट करते हैं, दे सेक्रेट, यस आपने सही सुना, ठीक है। जब हमें किसी को चुप कराना होता है तो हम क्या कहते हैं, SHH, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपारिन, ठीक है ना। उसके बाद आता है 2 to 3% ईओसिनोफिल, ठीक है ना। ये रेजिस्ट इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन का काम करते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट, जिनका परसेंटेज होता है 20 to 25%। इनका मेजर 2 टाइप्स होते हैं, BNT लिम्फोसाइट, BOT लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। आज सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होते हैं मेगा कार्डियोसाइट से, दिस आर द स्पेशल सेल इन बोन मेरो। इनके अगर हम नंबर की बात करें तो 1.5 to 3.5 लाख होता है इनका नंबर प्लेटलेट्स का पर mm³, ठीक है ना। और हमें पता है दे आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना। नाउ इनका अगर इनके अगर नंबर में रिडक्शन हो जाए तो एक्सेसिव
ब्लड का लॉस हो सकता है बॉडी से। अब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग हैज़ बीन डन, जिसमें से 2 सच ग्रुपिंग की बात करें तो ABO और RH टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं दैट कैन, जो हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सरफेस एंटीजन इसलिए हम इसको कहते हैं। ये वो केमिकल होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। अब देखो, जिनके RBC पर A एंटीजन प्रेजेंट हो उनका ब्लड ग्रुप होता है A, और जिनके पास A एंटीजन होता है उनके ऑपोजिट में, ठीक है ना, एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है ना। और A के लिए जो एंटीबॉडी उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं एंटी-B, ठीक है ना। और जिनका ब्लड ग्रुप B है उनका एंटीजन B होता है और उनकी एंटीबॉडी क्या होती है? एंटी-A होती है, ठीक है ना। अब देखो, जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है इनमें AB एंटीजन प्रेजेंट होता है और दोनों AB यहाँ पे आ गए तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होता। ब्लड ग्रुप O की बात करें तो कोई भी एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता और यहाँ पे एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते। एंटीबॉडी जो होता है ना, एंटी-A और एंटी-B प्रेजेंट होता है। वही अगर हम बात करें तो जिनका कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जा सकता है? जिनका ब्लड ग्रुप सेम हो, जिनकी मैचिंग सेम निकल जाए, सिर्फ हम उन्हीं को ही अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकते। क्यों? ऐसा क्यों है? आप देखो आप जानते हो कि देखो, अगर A ब्लड ग्रुप वाले को B ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, सो A ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सा एंटीजन होता है? A, ठीक है ना। और A को अगर B ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए तो A के पास होता है एंटीजन A और इसके पास होता है एंटीबॉडी B। और A को अगर B ब्लड दे दिया जाए तो B अपना एंटीजन लेकर के उसके ब्लड में जाएगा, ठीक है ना। तो B लेके जाएगा अपना B एंटीजन और पहले से A ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटी-B प्रेजेंट है। सो ये दोनों क्या है? लाइक है, ठीक है ना। दोनों मिल जाएंगे और क्या कर देंगे? क्लम्पिंग कर देंगे ब्लड का, और ये क्लम्पिंग करने की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ब्लड ग्रुप की मैचिंग करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O ग्रुप और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो AB जो है ना, सबसे, चाहे वो A ब्लड ग्रुप वाला हो, चाहे वो B वाला हो, चाहे O वाला हो, चाहे AB वाला हो, ठीक है ना, सबसे ये रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी एंटीजन इसमें आ जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्लम्पिंग होने की तो कोई संभावना इसमें है ही नहीं। अब दूसरे ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो वो होता है RH ग्रुपिंग, ठीक है ना। RH जो नाम आया ना वो आता है रेसस मंकी से। रेसस मंकी क्यों? क्योंकि इसके पास भी RH एंटीजन जैसा ही एक एंटीजन होता है। और नियरली पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन में 80% ह्यूमन्स के पास RH एंटीजन होता है, वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो RH नेगेटिव होते हैं। एक स्पेशल मेडिकल केस हमें देखने के लिए मिलता है, वो है RH इनकम्पेटिबिलिटी का, ठीक है ना। देखो, एक RH नेगेटिव का प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है ना, मदर है, ठीक है ना। उसके अंदर जो बच्चा है ना, फिटस है ना, वो RH पॉजिटिव ब्लड है उसका। देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि उन दोनों का जो ब्लड होता है ना वो प्लेसेंटा से सेपरेटेड होता है। लेकिन जब उसकी प्रेगनेंसी होगी तो बेबी का कुछ ब्लड उसके अंदर चला जाता है, और चला जाएगा तो वो RH एंटीजन उसके अंदर चला गया, तो RH एंटीजन के अगेंस्ट वो क्या बनाएगा? उनकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़ बना करके रखेगी, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी ना, तो उसमें ये संभावना होता है कि मदर के अंदर तो पहले से RH एंटीबॉडी बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये लीक कर जाता है फीटस के ब्लड के अंदर, ठीक है ना। तो RH एंटीबॉडी और RH पॉजिटिव ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेबी के RBC को। क्लम्पिंग हो जाता है और बेबी के RBC को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये जानलेवा फैटल हो सकता है, ठीक है ना। बच्चे की मौत भी हो सकती है, और कई केसेस में उसको मतलब एनीमिया होता है, और कई केसेस में बच्चे का मौत भी हो सकता है या जॉन्डिस भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है ना। इसको अवॉइड करने के लिए एंटी-RH एंटीबॉडी दिया जाता है मदर को, ठीक है ना। अब हम कोआगुलेशन की ब्लड की बात करें, आपने देखा होगा कि जब हमारे फिंगर में कट
लग जाता है या हम हर्ट कर लेते हैं खुद को, तो वो क्या हो जाता है ना, ब्लीडिंग खुद ब खुद कुछ समय के बाद वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है ना कि ब्लड एग्जिबिट करता है एक मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं कोआगुलेशन और क्लोटिंग, ठीक है ना। अगर ऐसा ना हो, अगर ये मैकेनिज्म इसलिए होता है ना ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस को वो प्रिवेंट कर सके। अगर ये ना हो तो ब्लड लॉस बहुत एक्सेसिवली लॉस होगा, ठीक है ना, जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत फैटल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है ना, ये एक कैस्केड, पूरा एक कैस्केड सिस्टम से होता ये है ना कि फिब्रिनोजेन जो है ना फिब्रिन बनाता है। आप पहले ये समझो कि अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड। ये जो क्लॉट और कोआगुलम है ना, वो मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बना होता है, जिसको हम फिब्रिन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो कि ये फिब्रिन जो होते हैं ना, वो कैसे बनता है। देखो, फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनता है, और इसमें जो एंजाइम इसको मीडिएट करता है ना, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किससे बनता है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए हमें, कौन सा एंजाइम चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम चाहिए। देखो, इस पूरे कैस्केड सिस्टम को समझो, फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनता है, ठीक है ना, और इससे ही क्लॉट या कोआगुलम तैयार होता है। सो फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए, और थ्रोम्बिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, ठीक है ना। और इनको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। देखो, कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन में, ये आपको ध्यान रखना है। अब लिम्फ की बात करें तो देखो, जब ब्लड जो कैपिलरी के थ्रू पास करते हुए टिश्यू में जाता है, ठीक है ना, तो सम वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने साथ ले जाता है, ठीक है ना, बिटवीन द स्पेसेस प्रेजेंट इन सेल, ठीक है ना। और ये लार्ज प्रोटीन को छोड़ देते हैं, और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट को वेसल में ही छोड़ करके पानी और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है ना, मिनरल ले करके सेल्स के बीच में जाते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का एक्सचेंज हो सके बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। ऐसे न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। और ये जो फ्लूइड जो अंदर गया ना, सेल्स के बीच में गया, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना। अब ये फ्लूइड को वापस भी तो जाना है, वापस जाने के लिए एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स बना होता है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है ना, जो कलरलेस होता है और कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, जो इम्यून रेस्पॉन्सेस को शो करते हैं। लिम्फ ऑल्सो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट के साथ साथ हार्मोन को भी कैरी करता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल विलाई, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है मस्क्यूलर चैम्बर, हार्ट और नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड को ये कंस्टिट्यूट करता है। हार्ट की बात करें तो ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में बिटवीन द लंग्स, और ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, और इसकी साइज एक क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टेड होता है बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 स्मॉल चैम्बर होते हैं जिसको हम एट्रिया बोलते हैं, और 2 लार्ज लोअर चैम्बर होता है जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। नाउ दोनों जो एट्रिया है ना, लेफ्ट और राइट साइड वाले जो एट्रिया है ना, वो सेपरेट होते हैं बाय अ थिन मस्कुलर वॉल, जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, और जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है ये सेपरेट होते हैं बाय अ थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो, आप एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अब ध्यान दो आप, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में की ओपनिंग को जो देखता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, जो वैल्व इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वैल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वैल्व। अब देखो, अब वेंट्रिकल्स के बीच में, वेंट्रिकल्स देखो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल और
पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, इन दोनों के बीच का जो वेल्व होता है उसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वेल्व्स, ठीक है ना, ध्यान देना। वेल्व्स जो होते हैं ना ये अलाउ करते हैं हार्ट को, मतलब ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए, ताकि वापस से ब्लड उल्टा चलने ना लगे, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में ही वो चले, ठीक है ना। अब देखो जो वेंट्रिकल्स के वॉल होते हैं ना वो थिकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रिया, ठीक है ना, और एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू, जो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कि हार्ट को इम्पल्स जनरेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। हम अगर ऐसे एन नोड की बात करते हैं, साइनो एट्रियल नोड, ये अपर राइट ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं एवीएन यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करूं तो ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। अब आप ध्यान देंगे कि एवीएन नोड से कुछ बंडल ऑफ नोडल फाइबर और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल निकल रहे होते हैं, ठीक है ना, और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से वो पास होते हुए वे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, और डिवाइड हो जाते हैं राइट और लेफ्ट बंडल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। अब ये ब्रांचेज कुछ माइन्यूट फाइबर्स को बनाते हैं, ठीक है ना, दे गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स, ठीक है ना, थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है ना, दोनों साइड पे। इसको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर। और ये पूरा जो हमने नोडल मस्कुलेचर देखा है ना, ये इसलिए होता है ताकि ये एबिलिटी दे सके टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसलिए हम आर्ट को कहते हैं इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है ना। और देखो अलग अलग नोडल सिस्टम के अलग अलग नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो सकते हैं। ऐसे नोड की बात करें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 70 to 75 होता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देयरफॉर इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। नॉर्मली हार्ट जो होता है ना 70 to 75 टाइम्स बीट करता है, एवरेज वैल्यू इसको हम 72 बीट्स पर मिनट मान करके चलते हैं। अब हम कार्डियक साइकिल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है ना, बहुत धीमे और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप सिस्टोल और डायस्टोल को समझो। जब हार्ट की एट्रिया या जो उसके वेंट्रिकल्स होते हैं जब वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। सुनो पहले क्या होता है, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों डायस्टोल स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। एट्रियम से दोनों एट्रियम लेफ्ट और राइट पे जो है उससे ब्लड जो होता है ना पास होते हुए वेंट्रिकल्स में जा रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे होते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है ना कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो वेल्व होता है वो ऑफकोर्स ओपन होना चाहिए, तभी तो वो जाएगा ना, और सेमील्यूनर वेल्व जो होते हैं ना वो क्लोज होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ देर के बाद क्या होगा, जो साइनो एट्रियल नोड होगा, ठीक है ना, वो एक्साइट होने लगेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने लगेगा, और इस जनरेशन की वजह से जिस स्पीड से जिस रफ्तार से एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ जा रहा था उसमें 30% की स्पीड की इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब देखो उस स्पीड से ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा होगा, ठीक है ना। तो अब कुछ समय के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर मतलब कुछ समय के बाद एवीएन और एवी बंडल में एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन स्टार्ट होगा, जिससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना, जिससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स में कंडक्शन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का जो वेल्व है वो बंद हो जाएगा, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, और बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो सेमील्यूनर वेल्व होंगे ना वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, ये ब्लड को पास करेंगे पल्मोनरी आर्टरी जो राइट साइड पे होता है, और एओर्टा जो ब्लड को फर्दर पूरे बॉडी ऑर्गन और सेल्स और टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र करेगा, जो लेफ़्ट साइड में होता है, उस पे ब्लड फ्लो होने लगता है। अब ये ब्लड फ्लो होगा जब तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होता है। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना डायस्टोल स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है ना, डायस्टोल स्टेज पे आ जाते हैं। नाउ अब जैसे वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम होने लगता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व फिर से ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद अब फिर से
एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों डायस्टॉल यानी रिलैक्स स्टेज पे आ जाते हैं और एट्रिया से वापस से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जाने लगता है, वही साइकिल रिपीट होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात। ये जो पूरा सीक्वेंशियल इवेंट आपने देखा ना, इसको ही हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको मैं सम अप करूँ तो देखो, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल होता है, फिर उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होता है जो ब्लड को 30% इंक्रीज कर देता है, जो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जिसकी वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल बंद हो जाते हैं और सेमिलुनर वेल खुल जाते हैं और वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी जो राइट साइड पे होता है और एओर्टा में जा रहा होता है। ठीक है ना, इसके टाइम की बात करो तो जॉइंट डायस्टोल जो होता है वो 0.4 सेकंड के लिए होता है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए होता है। ठीक है ना, कार्डियक साइकिल पूरा समझ गए। और 1 मिनट में 72 टाइम्स, ठीक है ना, ये कार्डियक साइकिल हो रहा होता है 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, समझ में आ रही बातें। और एक कार्डियक साइकिल को होने के लिए हमें 0.8 सेकंड लगता है। और देखो, एक कार्डियक साइकिल में जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं तो 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करते हैं, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को आप हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। और कार्डियक आउटपुट कितना आता है हेल्दी इंडिविजुअल में? ठीक है ना, 5000 ml और 5 लीटर के आसपास होता है। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, कि उनकी हार्ट की उनको ज़्यादा काम करता है तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट उनका होगा। और जो फर्स्ट साउंड हार्ट का हमें सुनाई देता है उसको हम उस साउंड को कहते हैं लब। ठीक है ना, ये क्यों होता है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने की वजह से। सेकेंड साउंड जो होता है वो डब होता है, ये हमें सेमिलुनर वेल्व के क्लोज होने की वजह से सुनाई देता है। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें अब समझना है। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि लास्ट में ग्राफ आ रहा है तो ये जो हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका ग्राफ होगा। नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो मशीन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना वो ग्राफ होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करता है जिसको हम ईसीजी कहते हैं। और ईसीजी क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। और ये एक्टिविटी को देखने के लिए, ठीक है ना, ये ग्राफ को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल लीड अटैच करना पड़ता है, दोनों रिस्ट, दोनों कलाई पे करना पड़ता है, लेफ़्ट और राइट दोनों में, और लेफ़्ट एंकल पे जॉइन करना होता है। ये 3 लीड हमें कुछ इस प्रकार हमें जॉइन करने होते हैं। अगर हमें थोड़ा एडवांस डिटेल इवेल्यूएशन चाहिए हार्ट के फंक्शन का तो हमें मल्टीपल लीड चेस्ट रीजन में अटैच करना होता है। देखो, यहाँ पे हमें 3 वेव्स देखने के लिए मिलेंगे। पी वेव जो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है, PQRS जो होता है ना डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को बताता है, और टी वेव रिपोलराइजेशन को बता रहा होता है। नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स हमें हार्ट बीट रेट दे रहा होता है। ठीक है ना, अब देखो, अब हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में क्या आता है? आर्टरीज और वेन्स आते हैं। आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में भेज रहा होता है, और बॉडी ऑर्गन से ब्लड को वापस हार्ट में लाने का काम कौन करता है? वेन्स करता है। इनमें 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है ना, आउटर लेयर जो होता है, देखो, इनर लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, मिडल लेयर जो होता है वो ट्यूनिका मीडिया होता है, और आउटर लेयर जो होता है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। ट्यूनिका इंटीमा की बात करें तो ये स्क्वेमस एंडोथेलियम का बना होता है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है, मीडिया, M से मीडिया और M से मसल, कौन से मसल? स्मूथ मसल से बना होता है और इलास्टिक फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है विद कोलाजन फाइबर। ठीक है ना, ट्यूनिका मीडिया जो होता है ना वो कंपैरेटिवली थीन होता है, वेन्स में वो कंपैरेटिवली थीन होता है। ठीक है ना, एक स्पेशल कनेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है बिटवीन लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, और एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स हमें इन आवर बॉडी फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। ठीक है ना, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है ब्लड से कार्डियक मस्कुलेचर पर। ना रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करें तो देखो, जो हार्ट होते हैं ना वो तो ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, फिर भी
स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो टाइप्स का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो सिंपैथेटिक जो होता है वो एक्टिवेट होता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट क्या होगा, ऑफकोर्स इंक्रीज होगा। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है नॉर्मल कंडीशन में होता है और वो हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। और एड्रिनल हार्मोन ऑफ कोर्स हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इनके हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो 120/80 होता है, 120/80 होता है। 120 जो होता है ना इसको हम बोलते हैं पंपिंग प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 mmHg जो होता है जिसको हम रेस्टिंग प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अगर किसी एक शख्स का या किसी एक इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ज़्यादा लंबे समय तक दिखने के लिए मिले तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन है। और लंबे समय तक अगर हाइपरटेंशन होता है तो ये हार्ट डिजीज़ कॉज करता है या वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी को डैमेज कर देता है। अब हम दूसरे डिजीज़ की बात करते हैं, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है ना। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो डैमेज होने लगते हैं, वो पतले होने लगते हैं, उनका लिमन पतला होने लगता है। क्यों? आर्टरीज जो होते हैं ना वो पतले होने लगते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। एंजीना की बात करें तो इसको हम एंजीना पैक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक्यूट चेस्ट पेन होता है बिकॉज नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन द हार्ट मसल। ये मर्द और औरत दोनों में देखने के लिए मिलता है, किसी भी एज का। ज़्यादा कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली पीपल में। ये ऑकर होता है ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो। ओके नाउ हार्ट फेलियर, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है जो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट कब होता है, जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे। हार्ट अटैक कब होता है, जब हार्ट का कोई एक मसल सडनली डैमेज हो जाए जिसकी वजह से हार्ट ब्लड सप्लाई कम हो जाए। हार्ट फेलियर की बात करें तो पंपिंग एफिशिएंसी का डिक्रीज होने को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। अगर ये हार्ट फेलियर कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से है तो इसको हम कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये था हमारे इस चैप्टर में, ठीक है ना। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर में।